ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 22। लास्ट लेक्चर जो आपने देखा होगा उसमें मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट किया था, एंड उस पर मैंने आधा फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको समझाया था। अब जितना फॉर्मेट मैंने अभी तक समझाया है उसके बेसिस पे एक सम जो है वो मेरे को करवाना है आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 22 पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब यहाँ पे आधा जो फॉर्मेट है वही सॉल्व करना है हमको। यहाँ पे सिर्फ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है वहां तक ही सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नॉर्मली ये जो अमाउंट यहाँ पे आपको दी हुई है ये अमाउंट हम फाइंड करते हैं वर्किंग नोट बना के, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। ये हमारी पहली पहली लाइन है, 2,23,500 रुपीज। इसके बाद आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 42,000। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी दूर लिख देता हूँ यहाँ पे 42,000। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 8,400 रुपीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। ये इंटरेस्ट जो है ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ये एक्सपेंस माइनस किया हुआ है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। सारे एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस दिया हुआ हो वो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है 8,400, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इसकी जो अमाउंट है वो आपको दी हुई है 8,400, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8,400, ये भी प्लस होगी। इसके बाद आपको दिया हुआ है गुडविल अमोर्टाइज्ड। अब गुडविल रिटर्न ऑफ बोलो, गुडविल अमोर्टाइज्ड बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9,300, सेम इफेक्ट होता है। यहाँ पे लिखूंगा गुडविल अमोर्टाइज। गुडविल अमोर्टाइज लिखा हुआ हो या गुडविल रिटर्न ऑफ लिखा हुआ हो, उसका इफेक्ट जो है वो सेम ही होता है। इसकी जो अमाउंट है यहाँ पे आपको दी हुई है 9,000, ये भी यहाँ पे हम प्लस करेंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। ये भी हमारा लॉस है, ये भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो यहाँ पे प्लस होता है। अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी होता तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में यहाँ पे जो है वो माइनस होता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, इसकी जो अमाउंट है यहाँ पे आपको दी हुई है गुडविल के नीचे इसकी अमाउंट, ये लॉस ऑन सेल, लाइन बनानी पड़ेगी। ओके, ये इसकी अमाउंट है 9,000। तो गुडविल अमोर्टाइज की अमाउंट है 9,300। मैं लाइंस वगैरह बना देता हूँ, इनको मिस्टेक नहीं हो जाए। ओके, 9,300 है, चलो बच गए। 9,300 मैं यहाँ पे लिखूंगा 9,300, एंड यहाँ पे लिखूंगा 9,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000 है। ओके, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 8,400 है, चेक कर लेते हैं फिर भी। ओके, एंड डेप्रिसिएशन है 42,000, परफेक्ट। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है 9,000, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबसे पहले अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का कुछ नहीं करना है। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो सिंपल है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको मीनिंग समझना है तो ध्यान से समझो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारी एक लायबिलिटी है। डिबेंचर्स एक टाइप का लोन होता है। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो एक ना एक दिन, कुछ ईयर्स बाद, सपोज करो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद हमें डिबेंचर्स का पैसा वापस देना होता है। उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन, उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। अब हम डिबेंचर्स का जब पैसा वापस देते हैं तो कभी कभी हम उस पर प्रीमियम, हमारे डिबेंचर होल्डर्स को प्रीमियम भी देते हैं। मतलब सपोज करो 100 रुपए का डिबेंचर था, एंड हमने हर एक डिबेंचर होल्डर को स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम आपको ये पैसे वापस देंगे तब हम 100 रुपए की जगह पे हम आपको सपोज करो 110 रुपए देंगे।
तो जो हम 10 रुपए एक्स्ट्रा देने का प्रॉमिस कर चुके हैं वो 10 रुपीज हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये एक लाइबिलिटी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 13,800, ये हमारी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये यहां से माइनस होगी 13,800। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये भी हम यहाँ से माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी अमाउंट यहाँ पे आपको दी हुई है 6,000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले प्लस वाली अमाउंट 42,000 प्लस 8,400 प्लस 9,300 प्लस 9,000, तो इसका आंसर आ रहा है 68,700। उसके बाद माइनस माइनस वाली अमाउंट्स, ये है माइनस 13,800 और माइनस 6,000, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस 19,800 रुपीज। अब यहाँ पे ये 2,23,500 में ये 68,700 प्लस करेंगे एंड 19,800 माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारा आंसर आ रहा है 2,72,400। ये 2,72,400 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। नेट प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, वापस से जो नॉन कैश एक्सपेंस है उन्हें प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एक तरीके से उन्हें प्लस करना होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो है या नॉन कैश इनकम्स जो है उन्हें माइनस करना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 22 और ये इसका आंसर है। मैंने तो पूरा फॉर्मेट ही कॉपी कर दिया है अगर आप देखोगे तो, पर बाकी का फॉर्मेट इस सब में फिलहाल कोई काम नहीं है, आपको भी नहीं बनाना है। ठीक है, मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया पर आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, फिलहाल इतना ही आपका आंसर है। फॉर्मेट याद करो अच्छी तरह से, 2-3 बार बिना देखे बनाओ तो ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करवाया था एंड उसमें पूरा फॉर्मेट जो है मैंने आपको दिखा दिया था, बस समझाया मैंने आधा फॉर्मेट था। ठीक है, आधा जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको समझाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक मैंने सिखाया था आपको, उसके बेसिस पे हमने जस्ट एक सम भी सॉल्व किया। बहुत इजी सा टॉपिक होता है। ओके, आपको सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी होती है। अच्छा, उसके बाद जो आधा बाकी का टॉपिक है वो है ये वाली हेडिंग, इसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो मेरे को आपको बताना है। उसमें ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं ये मुझे आपको बताने हैं। ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है। अब इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें हम ऐड करते हैं, 2 चीजें हम माइनस करते हैं। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो शायद मैंने लास्ट टाइम ट्रिक बताई नहीं बताई। तो करंट लायबिलिटी में सीधा रूल होता है, अगर आपको सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है तो इस तरीके से याद करो। करंट लायबिलिटी में सीधा इफेक्ट और करंट एसेट में उल्टा इफेक्ट। सिर्फ ये 2 लाइंस याद रख लोगे तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीट हो गया। करंट लायबिलिटी में सीधा इफेक्ट, करंट एसेट में उल्टा इफेक्ट। कैसे, मैं आपको चलो वो भी समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट लायबिलिटी, यहाँ पे चलो मैं फॉर्मेट के अंदर ही लिख देता हूँ करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट एसेट। उसके नीचे मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ करंट लायबिलिटी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट एसेट। अब ध्यान दो, करंट लायबिलिटी अगर प्लस होगी, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हम प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर कम होगी तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हम प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो हम माइनस करेंगे। सीधा इफेक्ट, प्लस हो रहा है तो प्लस कर रहे हैं, माइनस हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं। पर करंट एसेट में उल्टा इफेक्ट होता है। करंट एसेट जो है वो अगर बढ़ता है, करंट एसेट अगर बढ़ता है तो हम माइनस करते हैं, करंट एसेट जो है वो अगर कम होता है तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी में सीधा इफेक्ट, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। करंट एसेट में उल्टा इफेक्ट, करंट एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आप माइनस करोगे, करंट
एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो आप प्लस करोगे। हाँ, अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, यहाँ पे उसका जो रीजन है, जस्टिफिकेशन, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे करंट एसेट के बारे में भी बताया हुआ है। अब जो करंट एसेट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। करंट एसेट के अंदर हमारे जितने भी छोटे मोटे एसेट्स होते हैं, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल हैं, ये सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम्स हैं, ये सब छोटे मोटे जो एसेट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सब इंक्लूड होता है। अच्छा, करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर एक तरीके से क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्री रिसीव्ड इनकम्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें जो 12th 11th में भी आपने सीखी होंगी वो सब इंक्लूड होता है। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट को छोड़कर, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। एक्चुअल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज आल्सो अ करंट एसेट, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इफेक्ट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं करते हैं। पूरे पूरे चैप्टर के सम के एंड में वो हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो कैश एंड कैश, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब नहीं लेते हम लोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, नीचे उसका आपको रीजन एंड जस्टिफिकेशन भी दिया हुआ है कि क्यों हम ऐसे करते हैं। अगर आपको ये रीड करना है तो भले रीड करो, मैं भी एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है, मैं भी एक एग्जाम्पल आपको दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं चारों का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले करंट एसेट का एग्जाम्पल देता हूँ, ओके, करंट एसेट का एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो, क्यों हम प्लस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, क्यों उल्टा इफेक्ट होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सपोज करो हमारे डेटर्स से, ठीक है। अब डेटर्स हमारा करंट एसेट होता है, ठीक है, डेटर्स इक्वल्स टू करंट एसेट। हाँ, अब डेटर्स की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। सपोज करो डेटर्स की जो ओपनिंग वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है सपोज करो 2 लाख रुपीज, एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सपोज करो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। अब इन दिस केस आपके डेटर्स की वैल्यू, मतलब करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। इन दिस केस the value of debtors is increasing, ठीक है। मतलब एक तरीके से करंट एसेट की जो वैल्यू है, हमारे करंट एसेट की वैल्यू प्लस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये लोग माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई, डेटर्स पहले 2 लाख रुपए के थे, अभी डेटर्स 5 लाख रुपए के हो गए, तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, आपने रिटायरमेंट में, एडमिशन में जो ये सब एडजस्टमेंट्स वगैरह की होंगी, तो आप ऐसे सोचते हो कि भाई सर डेटर्स बढ़ गए तो अच्छा है, प्रॉफिट हो गया, तो आप यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हो। ये कैश फ्लो वाला चैप्टर है, इसमें हम सिर्फ कैश के बारे में, कैश के इफेक्ट्स जो है वो करते हैं। अब इसको दूसरे नजरिए से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे हमारी डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब है, डेटर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको वही नहीं पता है तो गई भैंस पानी में। चलो, डेटर्स का मतलब ये होता है कि हमने किसी को उधारी में गुड्स बेचे पर पैसे मिलना बाकी, हमने गुड्स बेच दिए हैं, ओके, कोई प्रोडक्ट है वो हमने बेच दिया है पर हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, ओके, हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे। तो अब यहाँ पे हमारे गुड्स तो चले गए, ठीक है। अब डेटर्स की वैल्यू कितनी बढ़ गई, पहले 5 लाख थी, अभी जो है वो 2 लाख, अपने पहले 2 लाख थी अभी 5 लाख हो गई, तो 3 लाख रुपीज जो है वो डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 3 लाख रुपीज का जो इंक्रीमेंट है वो आया है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 3 लाख रुपए के गुड्स तो चले गए, पैसा नहीं आया। तो एक्चुअल में डेटर्स की वैल्यू बढ़ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री तो कम हो गई, यहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो तो कम हो गया, पर पैसा आपको नहीं मिला। इसीलिए हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में माइनस करते हैं, ठीक है। करंट एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं। चलो इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। इसके हमेशा क्या मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। इन्वेंट्रीज, ठीक है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ठीक है। स्टॉक जो है वो भी हमारा करंट एसेट होता है,
मैंने जो मतलब एक तरीके से आंसर आना चाहिए, जो आपको एग्जाम में सोचना है वो ये सोचना है, करंट लायबिलिटी का सीधा इफेक्ट एंड करंट एसेट का उल्टा इफेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही समझते हैं, बहुत सर बस हो गया, बहुत हो गया, हमारा कोटा खत्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही समझते हैं खाली। ध्यान दो, एग्जाम में मैं भी ये सजेस्ट करूंगा, एग्जाम में ऑब्वियसली आपको ये सब नहीं सोचने बैठा है, जो अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, जो मैं अभी मीनिंग समझा रहा हूं। एग्जाम में, अकाउंट्स के एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो याद करने बैठो। अकाउंट्स में जब आपके एग्जाम दे रहे हो आप, एंड जब आप ये सम सॉल्व कर रहे हो, तब आपको ये लाइन याद रखनी है, करंट लायबिलिटी में सीधा इफेक्ट, करंट एसेट में उल्टा इफेक्ट। ऑब्वियसली आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर ये चैप्टर को एक्चुअल में समझना है, तो मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। नहीं तो फिर वही हो गया कि सिर्फ आपने रटा एंड आपने सिर्फ एक तरीके से सम सॉल्व कर दिया, समझा कुछ नहीं। इसीलिए मैं मीनिंग भी समझा रहा हूँ, दोनों चीजें समझो। पर एग्जाम में जो प्रोफेसर या टीचर आपको मार्क्स देगी, वो लिखा हुआ देख के मार्क्स देगी, ठीक है। टीचर या प्रोफेसर को ये नहीं फर्क पड़ता है कि आपने समझा है कि नहीं समझा है। टीचर एंड प्रोफेसर को इससे फर्क पड़ता है कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। ऑब्वियसली एग्जाम में ये डायरेक्टली अपने दिमाग में रखो। हाँ, पर जब आप पढ़ रहे हो, जब आप समझ रहे हो, तब ये सारे एग्जाम्पल्स भी समझो। एक मैं और एग्जाम्पल देता हूं आपको, इन्वेंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। अब इन्वेंट्रीज जो है, सपोज करो इसका इन्वेंट्रीज का ओपनिंग बैलेंस जो है, ये आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज, एंड जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है, सपोज करो क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेंट्रीज का, वो आपको दिया हुआ है, सपोज करो 6 लाख रुपीज। अब यहाँ पे इन्वेंट्रीज की वैल्यू, मतलब इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। इन दिस केस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, कितने लाख, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई, मतलब आपने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री खरीदी। आप गए मार्केट में, आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा। अब ऑब्वियसली आपने स्टॉक खरीदा, तो उसके बदले में पैसे पे किए, कैश पे किया। अब कैश पे किया तो कैश गया। अब आप ऐसे सोचते हो कि सर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, सर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई तो अच्छी बात है ना, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो अच्छी बात है। कैश फ्लो के हिसाब से अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीद के आए, उसके बदले में आपने 1 लाख रुपए कैश दिया, ठीक है। अब कैश दिया तो कैश गया, इसीलिए हम करंट एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो हम उसे माइनस करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री की 1 लाख रुपए वैल्यू तो बढ़ गई, पर उसके बदले में हमने कैश पे भी तो किया ना, तो वो पैसा गया। हमको सिर्फ पैसा देखना है, हमको सिर्फ कैश देखना है कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। इसी के जैसे अगर सपोज करो उल्टा होता, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होता 6 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो होता 5 लाख रुपीज। अब यहाँ पे इन दिस केस हमारी स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए कम हो गई। 1 लाख रुपए स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब है कि आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक बेच दिया। अब 1 लाख रुपए का आपने स्टॉक बेच दिया तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड। ये एग्जाम में नहीं सोचना है, ठीक है, एग्जाम में ये नहीं सोचना है। एग्जाम में जो ऊपर 2 लाइंस मैंने लिखवाई हैं, ये आपको सोचना है। करंट लायबिलिटी में सीधा इफेक्ट, करंट एसेट में उल्टा इफेक्ट। हाँ, ऑब्वियसली रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए कम हो गई, मतलब हमने 1 लाख रुपए का स्टॉक बेच दिया होगा। अब स्टॉक बेचेंगे, ये स्टॉक है फॉर एग्जांपल, ये स्टॉक है, ये स्टॉक बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये करंट एसेट का फंडा है। ये करंट एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो हम माइनस करते हैं, करंट एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हम प्लस कर देते हैं। चलो इसके बाद दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, यही एग्जांपल्स आपको यहाँ पे इमेज में भी दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल्स आपको इमेज में भी दिए हुए हैं, तो वहां से अगर रीड करना है तो वापस से कभी भी रीड कर सकते हो। वीडियो लेक्चर ऑब्वियसली आप कभी भी देख सकते हो, मुझे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, मेरा नाम हरदीप है, अगर आपको अभी भी नहीं पता है, मेरा नाम हरदीप है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। हाँ, ये दीपक सर का नंबर है, ओके। ये हम दोनों के नंबर्स हैं। हम में से आप किसी को भी डाउट्स मैसेज करो, हम में से आप किसी को भी एक तरीके से जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको समझना है, मैसेज करो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, मेरा नाम हरदीप है, ये दीपक सर का नंबर है, ये उनका नंबर, ठीक है। तो कभी भी कॉल करो हमको, एंड जो भी आपको समझना है, भले पर्सनली आके समझना है, वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, हम आपको व्हाट्सएप पे समझना है, सिर्फ कॉल करो हमको, मैसेज करो। ये हम दोनों का व्हाट्सएप का एंड कॉलिंग का यही नंबर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा मेरे को टॉपिक आपको समझाना था वो था करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी का भी चलो मैं एक दो एग्जांपल करंट लायबिलिटी का भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, सपोज करो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्रेडिटर्स जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी है। सपोज करो क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है आपको दिया हुआ है 4 लाख, एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है, सपोज करो आपको जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सपोज करो 3 लाख। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। ठीक है, इन दिस केस the value of current liability is decreased। अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर लायबिलिटी कम हो गई तो अच्छा है ना, प्रॉफिट हुआ। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, यहाँ पे करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए कम हो गई। क्रेडिटर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए कम क्यों हुई? ठीक है, करंट लायबिलिटी जो है वो कम हो गई, 1 लाख रुपए कम क्यों हुई? क्रेडिटर्स को पहले हमको देने थे 4 लाख, अभी हमको देने हैं 3 लाख। तो ये 1 लाख रुपया जो है वो हमने पे कर दिया होगा। ये 1 लाख रुपीज जो है वो हमने पे कर दिया होगा। क्रेडिटर्स को 1 लाख रुपीज हमने पे कर दिया होगा, इसीलिए क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। अब ऑब्वियसली आपने क्रेडिटर्स को पैसा पे किया तो पैसा कैश गया, एंड हमको इस चैप्टर में कैश ही चाहिए। अब कैश गया तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, इसीलिए करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम होती है तो हम माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लायबिलिटी पे कर दी होगी। अब लायबिलिटी पे कर दी होगी तो हम क्या यहाँ पे करेंगे? माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे इसका उल्टा कर लो। अब ध्यान दो, इसका उल्टा मैं बताता हूँ आपको। करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्यों प्रॉफिट होता है? ठीक है, एक दो एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको। अब यहाँ पे सपोज करो इसका उल्टा हम कर देते हैं। 3 लाख रुपीज ओपनिंग वैल्यू थी, 4 लाख रुपीज जो है वो क्लोजिंग वैल्यू थी। अब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई 1 लाख रुपए। इन शॉर्ट हमने सपोज करो हमने क्रेडिटर्स का मतलब उधारी पे गुड्स खरीदे, पैसे नहीं दिए, तो हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद लिए, गुड्स आ गया, स्टॉक आ गया, पर पैसे अभी तक नहीं गए। ठीक है, पैसे माइनस नहीं हुए। ओके, तो यहाँ पे कैश जो है वो इनफ्लो होगा, ये अच्छी चीज है। लायबिलिटी बढ़ रही है, अच्छी चीज है। तो इस चैप्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप सोचो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूं, वैसे गलत है पर फिर भी समझने में काम आएगा। सपोज करो शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल जो है वो लायबिलिटी होती है, या डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर जो है वो भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अब डिबेंचर जो है जब हम इशू करते हैं, शेयर कैपिटल या डिबेंचर जब हम इशू करते हैं, अब ये है तो एक लायबिलिटी, वैसे करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, फिर भी मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ में आए। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। ऑब्वियसली जो भी डिबेंचर सब्सक्राइब करेगा, जो भी हमारा जो शेयर कैपिटल है वो मतलब एप्लीकेशन भर के सब्सक्राइब करेगा, वो हमको पैसे देगा। अब एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है पर पैसा तो आ रहा है ना। इस चैप्टर में वही देखते हैं, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। ठीक है, तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना इस चैप्टर में अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो पैसा आता है। ठीक है, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, वो मैंने आपको समझाया। ऑब्वियसली आपको एग्जाम में इतना सब नहीं सोचना है। ठीक है, एग्जाम में आपको सिर्फ ये 2 लाइन से याद रख के जानी। करंट लायबिलिटी में सीधा इफेक्ट, करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस। करंट एसेट में उल्टा इफेक्ट, मतलब करंट एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम माइनस करेंगे, एंड करंट एसेट की वैल्यू अगर कम होगी तो हम प्लस करेंगे। ओके, इसके बाद लास्ट में मैं जो बचा कुचा है वो भी समझा ही देता हूँ। यहाँ पे सब प्लस माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। इसमें हम इनकम टैक्स जितना हमने पे किया, पिछले साल का प्रोविजन ऑब्वियसली इस साल पे करेंगे, उसमें से जो इनकम टैक्स रिफंड आया वो भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, सपोज करो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हम इस साल पे करते हैं, ये रूल है। सपोज करो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स था 1 लाख रुपीज, एंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड आपको दिया हुआ है सपोज करो 30,000 रुपीज। तो 1 लाख में से 30,000, 1 लाख आपने पे किया, 30,000 वापस आ गया, तो एक्चुअल में आपने कितना पे किया? 70,000। तो जो नेट इनकम टैक्स पेड है, यहाँ पे अगर मैं और अच्छी तरह से लिखूं, जो नेट इनकम टैक्स पेड है वो हम यहाँ पे एक तरीके से माइनस करते हैं। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर वाले में से
जो इनकम टैक्स का रिफंड आया वो हम माइनस करते हैं। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस होती हैं या माइनस होती हैं, वो डिपेंड करता है। सपोज करो अब नॉर्मल लॉस है तो वो हम पहली लाइन में तो माइनस करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे एक तरीके से पहली लाइन में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं उसमें प्लस करते हैं, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। लॉस बाय फायर फॉर एग्जांपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, एग्जाम्पल, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद जो इनकम्स हैं वो वहां पे हम माइनस करते हैं पहली लाइन में, पर यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, मतलब जो क्लेम है, क्लेम ऑफ इंश्योरेंस रिसीप्ट, ठीक है, वो एक्चुअल में हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, पहली लाइन में माइनस करते हैं पर यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, तो वो सब यहाँ पे प्लस माइनस होगा। इसके बाद लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। तो ये रूल्स मैंने आपको समझा दिए, एक सम जो है वो मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको मिलूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो पूरे सम्स है, पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम ए टू जेड, उसके सम्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर 3-4 सम्स ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के मैं करवाऊंगा, एंड उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे।